नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता है हिंदी साहित्य गद्य और पद्य दो भागों में विभक्त होता है। जो हमारी कविताएं हैं वो पद्य या काव्य में आती हैं और बाकी सब चीज़ें जो हम लिखी हुई पढ़ते हैं वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। लेकिन गद्य को लिखने के भी अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग नियम हैं और इन्हीं को हम गद्य की विधाएं कहते हैं। अलग अलग ढंग से जब लेखन कार्य किया जाता है तो उसे विधा कहा जाता है। आज के वीडियो में हम आपको गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कौन कौन सी हैं। तो यहाँ सबसे पहली विधा हम ले रहे हैं निबंध। निबंध से आप परिचित हैं, इस नाम को आप जानते हैं, बचपन से आपने निबंध शब्द सुना हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं कि निबंध शब्द नी प्लस बंध दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। अंग्रेजी में इसी को हम ऐसे कहते हैं। निबंध गद्य रचना का सबसे विकसित रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। गद्य की कसौटी मतलब लिखने वाले में कितनी प्रतिभा है गद्य लेखन की, ये निबंध लेखन से पता चलता है। तो हिंदी में 5 प्रकार के निबंध पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों वो 5 प्रकार के? पहला है वर्णात्मक निबंध, ठीक है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। तीसरा है विचारात्मक निबंध। चौथा है भावात्मक निबंध और पांचवा है ललित निबंध। अब हम इनके बारे में जानते हैं। वर्णनात्मक, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, निबंध में किसी दृश्य का वर्णन होता है, विस्तार पूर्वक किसी दृश्य को इसमें बताया जाता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। तो इस विवरणात्मक में विवरण, किसी घटना का पूरा विवरण दिया जाता है। तीसरा है विचारात्मक निबंध, जिसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। किसी भी विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं और उसके बारे में क्या क्या लोगों के विचार है ये भी आपको बताए जाते हैं। चौथा है भावात्मक निबंध, जिसमें भावना की प्रधानता रहती है। और पांचवा है ललित निबंध, जिसमें लेखक उन्मुक्त होकर पूरी तरह से मुक्त है, फ्री है, वो पाठक से बातचीत सा करता हुआ प्रतीत होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल, कुटज, आम फिर बौरा गए तथा विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? ललित निबंध के उदाहरण है। तो गद्य की पहली विधा आपने समझी, निबंध जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी जमा बंध, अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। अब गद्य की दूसरी विधा है कहानी। कहानी से भी आप बचपन से परिचित हैं। बचपन में भी आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी और आज भी आप बहुत सी कहानियाँ पढ़ रहे हैं। तो कहानी गद्य का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जीवन के किसी एक प्रसंग, किसी एक घटना या मनःस्थिति का वर्णन होता है। तो आप जानते हैं कहानी में किसी प्रसंग को या किसी घटना को बहुत ही सुंदर ढंग से सुनाया जाता है या लिखा जाता है। अब कहानी के तत्व यहाँ आपको 6 बताए जा रहे हैं, जिनको कहानी लिखते समय हमें विचार करना होता है। तो पहला है कथानक, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है कहानी के संवाद, कथो उपकथन आपसी बातचीत, चौथा है वातावरण, कहानी किस वातावरण में लिखी जा रही है, पांचवा है भाषा शैली, कहानी की भाषा और शैली, और छठा है कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है। तो कहानी लिखते समय हमें इन 6 बातों का अच्छी तरह ध्यान रखना होता है। कहानी के प्रकार भी अलग अलग यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक होती हैं, कुछ पारिवारिक होती हैं और कुछ वैज्ञानिक होती हैं। तो कहानियों के अलग अलग प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। प्रेमचंद को कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद के नाम से आप सब परिचित हैं। आपने उनकी लिखी हुई कहानी ईदगाह, सूरदास की झोंपड़ी, कई आपके सिलेबस में भी हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं।
तो उन्हें कहानी कथा साहित्य का राजा या सम्राट कहा जाता है। बड़े घर की बेटी एक पारिवारिक कहानी है। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ममता ऐतिहासिक कहानी है। इसी तरह से जैनेंद्र और यशपाल जो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कहानीकार हैं, उन्होंने बहुत सी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी हैं। तो कहानी के बाद अब हम गद्य की तीसरी विधा को समझते हैं और ये है उपन्यास, जिसे इंग्लिश में आप नॉवल भी कहते हैं। ये बहुत सी घटनाओं और बहुत सी कहानियों का समूह होता है। इसमें आपस में बहुत सी घटनाएं और कहानियां एक दूसरे से बंधी हुई होती हैं। तो उपन्यास भी कथा प्रधान विधा है। उपन्यास को मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य भी कहा जा सकता है। गद्यात्मक महाकाव्य इसलिए कहा जाता है कि इसका आकार महाकाव्य के समान बड़ा होता है। उपन्यास में कहानी की अपेक्षा कथानक का आकार और प्रसार में विस्तार होता है। इसमें घटनाओं की बहुलता होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसमें बहुत सी घटनाएं वर्णित होती हैं, बताई जाती हैं। उपन्यास की कथाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। उपन्यास के तत्व ये हैं। अब उपन्यास लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? पहला तो उसकी कथा वस्तु, कहानी किस तरह की हो, फिर उसमें पात्रों का चयन किया जाए, पात्रों का चरित्र बताया जाए, कथोपकथन, पात्रों का आपस में संवाद, उसके बाद देश काल वातावरण का ध्यान, किस तरह का देश काल वातावरण है, वो आपस में एक दूसरे से मेल खाता है या नहीं। चौथा है लेखन शैली। ऐसी नीरस शैली नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को कोई आनंद ही ना आए। सरल शैली होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और उपन्यास को लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। विषय वस्तु के आधार पर उपन्यास के ये भेद किए जाते हैं। अब विषय वस्तु, उसकी विषय जो कहानी हम ले रहे हैं, उपन्यास को लिखने का विषय ले रहे हैं, उसके आधार पर हम सामाजिक उपन्यास लिख सकते हैं, ऐतिहासिक घटना पर आधारित उपन्यास लिख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिख सकते हैं, आंचलिक जो किसी प्रदेश, किसी अंचल से संबंधित हों, और किसी की जीवनी को भी, जीवनी परक उपन्यास भी हम लिख सकते हैं। तो इन सब विषयों पर उपन्यास लिखे जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपन्यासों के बारे में बताया जा रहा है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और गबन सामाजिक उपन्यास हैं। यशपाल का झूठा सच, भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते तथा भीष्म सानी का तमस राजनैतिक उपन्यास हैं। झांसी की रानी मृगनयनी वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। रेणु के उपन्यास मैला आंचल तथा परती परिकथा आंचलिक उपन्यास हैं। आंचलिक मतलब किसी अंचल विशेष से, प्रदेश विशेष की वहाँ पर कहानी दी गई है। तो चौथा गद्य की विधा है संस्मरण। संस्मरण का अर्थ है सम्यक, भली भांति स्मरण, याद करना। किसी घटना, किसी चरित्र, किसी व्यक्ति की याद में जो उसकी याद से जुड़े हुए घटनाएं लिखी जाती हैं, उन्हें संस्मरण कहते हैं। तो किसी स्मरणीय व्यक्ति या घटना की यादों को लेकर किया गया चित्रण संस्मरण है। संस्मरण के लिए लेखक का उस व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक है। व्यक्तिगत संबंध मतलब हम उस व्यक्ति से मिले हों, उसके साथ हमने बातचीत की हो, कुछ समय हमने उसके साथ बिताया हुआ हो। महादेवी वर्मा ने पथ के साथी शीर्षक पुस्तक में एक अच्छे संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण के बाद बच्चों जो पांचवा गद्य की विधा है वो है रेखा चित्र। आपको दो शब्द हैं यहाँ, रेखा और चित्र। तो रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। चित्र में रेखाएं जो काम करती हैं वही काम साहित्य में शब्द करते हैं। तो बेटा हम गद्य जब लिखते हैं तो रेखाएं तो नहीं खींच सकते। रेखा चित्र का मतलब है कि जिस तरह चित्र में रेखाओं को जोड़कर किसी व्यक्ति का चित्र बना दिया जाता है, वैसा ही गद्य साहित्य में शब्दों को जोड़कर किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का पूरा वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारी आँखों के सामने ही साकार हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, इतने सुंदर ढंग से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो वह रेखा चित्र कहलाता है। तो महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र और बेनीपुरी जी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र के उत्कृष्ट नमूने हैं। अब छठी गद्य की विधा है जीवनी। जीवनी तो किसी व्यक्ति के जीवन के चरित्र को प्रस्तुत करना। तो जीवनी में लेखक
किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है, उसके पूरे जीवन का, उसके व्यक्तित्व का, उसके कार्यों का, उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, इन सब का वर्णन जीवनी में किया जाता है। तो हिंदी में लिखी गई कुछ प्रमुख जीवनियों के उदाहरण हैं। अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना। शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आवारा मसीहा आपने पढ़ी भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेखकों की जीवनियाँ कई लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। अब यहाँ अगला है गद्य की विधा आत्मकथा। आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, आत्म अपनी, कथा मतलब कहानी। इसमें लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए अपनी जीवनी स्वयं लिखता है। उत्तम पुरुष तो आप समझते हैं बच्चों, जिसमें मैं या हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लेखक अपनी जीवनी स्वयं लिखता है। हिंदी में लिखी कुछ आत्मकथाएं इस प्रकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा यशपाल की आत्मकथा है। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई आत्मकथा है। और इसके साथ अगली गद्य की विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्त, जब आप कहीं यात्रा पर गए तो उसकी याद और रेखा चित्र दोनों आप प्रस्तुत किस तरह से कर रही हैं, वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो यात्रा वृत्तांत संस्मरण और रेखा चित्र का मिला जुला रूप है। संस्मरण जिसमें याद लिखी जाती है, और रेखा चित्र जिसमें शब्दों के माध्यम से किसी चीज़ का चित्र खींचा जाता है। इसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का वर्णन रोचक शब्दों में करता है। अपनी यात्रा के रोचक वर्णन से पाठकों का मनोरंजन करता है और उनका ज्ञान भी बढ़ाता है। अपनी किसी यात्रा के बारे में वो बड़े विस्तार पूर्वक मनोरंजक ढंग से हमें बताता है। हिंदी के कई यात्रावृत्त प्रसिद्ध हैं, जैसे पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी द्वारा रचित मेरी यूरोप यात्रा, अज्ञेय द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय द्वारा रचित सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ द्वारा रचित। अगली गद्य की विधा है रिपोतार्ज। रिपोतार्ज लिखना हिंदी गद्य साहित्य की एक नवीन विधा है। तो बेटा जैसे कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ये सब पुरानी विधाएं हैं, लेकिन रिपोतार्ज जो है ये इस गद्य साहित्य की नई विधा है। रिपोतार्ज शब्द मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें लेखक हाल ही में घटी तथा लेखक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी गई घटना का अंतरंग अनुभव का वर्णन करता है। किसी घटना को देखना जो बिल्कुल आंखों के सामने उसने देखी है, उसका वर्णन करना। अंग्रेजी में इससे मिलता जुलता शब्द रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट सूचनात्मक होती है। रिपोतार्ज में लेखक किसी घटना का वर्णन आकर्षक रूप से तथा सजीवता के साथ करता है। तो बच्चों इंग्लिश में जैसे रिपोर्ट लिखते हैं वो सिर्फ सूचना देने के लिए है। रिपोतार्ज उसी तरह का ही एक विधा है, लेकिन रिपोतार्ज में थोड़ा उसको अट्रैक्टिव और सजीव बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी में कुछ उल्लेखनीय रिपोतार्ज ये हैं। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु, ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर धर्मवीर भारती। अगली गद्य की विधा है डायरी। डायरी लेखन आप जानते हैं। डायरी को रोजनामचा या दैनिंदिनी भी कहा जाता है। इसमें लेखक अपने जीवन में प्रतिदिन घटी हुई घटनाओं, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को अपनी नोटबुक डायरी में अंकित करता है। हिंदी में गांधी जी के सचिव महादेव देसाई की डायरी, मोहन राकेश की डायरी और शमशेर बहादुर सिंह की डायरियां प्रसिद्ध हैं। जर्मनी की एक 15 वर्षीय बालिका एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। इसमें हिटलर और उसके साथी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे जुल्मों का संजीव वर्णन है। इसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें यातना शिविरों की निर्ममता वर्णित है। मूल डच भाषा में लिखी यह डायरी संसार के करोड़ों लोगों ने पढ़ी। अंग्रेजी में इसे द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, ये इंग्लिश में भी शायद आपने बच्चों पढ़ा होगा, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के शीर्षक से प्रकाशित किया गया। डायरी लेखन के बाद साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं, यह भी एक आधुनिक गद्य विधा है। इसे भेंटकर्ता या इंटरव्यू भी कहते हैं। यह पत्रकारिता की देन है।
साक्षात्कार के लिए जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लेना होता है उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को विषयानुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। मेरे साक्षात्कार शीर्षक से नागार्जुन के साक्षात्कार प्रसिद्ध हैं। तो बेटा किसी का इंटरव्यू लेना, उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला है उसे सारे प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए कि उसने जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है उससे क्या क्या पूछना है। और इस इंटरव्यू को लिखना जो है ये साक्षात्कार गद्य की विधा कहलाती है। अगला है फीचर लेखन। फीचर शब्द अंग्रेजी का है जिसका अर्थ है रूपक, मुखाकृति, नाट्य रूपक तथा आकृति। फीचर का उपयोग साहित्य, पत्रकारिता, रेडियो तथा सिनेमा में होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। तो फीचर हमें सूचना देता है, हमारा मनोरंजन करता है और हमें शिक्षित करता है। अगला है आलोचना। आलोचना मतलब किसी व्यक्ति के गुणों और उसके दोषों को परखना। तो आलोचना का अर्थ है किसी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह देखना या परखना तथा उसके गुण दोषों को उजागर करना। इसे समालोचना या समीक्षा भी कहा जाता है। आलोचना में आलोचक किसी रचना या फिल्म के बारे में अपना निर्णय दे सकता है। तो जैसे किसी का क्रिटिक्स जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, जो किसी भी रचना की अच्छाई और बुराई पर अपने विचार प्रकट करते हैं, रचना की कमियों और खूबियों के बारे में बताते हैं, वह आलोचना विधा कहलाती है। और अगली विधा है पत्र लेखन। पत्र लेखन से आप सब परिचित हैं। पत्र एक व्यक्ति दूसरे को लिखता है। इसमें लेखक अपने मन की बात कहता है। कभी कभी पत्र साहित्यिक दृष्टि से भी लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र समाज की धरोहर होते हैं। तो आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए जो पत्र लिखे थे, या और विश्व की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने आपस में एक दूसरे को जो पत्र लिखे, वो भी पुस्तकों में संजो कर रखे जाते हैं और उन्हें भी प्रकाशित किया जाता है। लोग उन पत्रों को पढ़ते हैं और उसे पत्र लेखन विधा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको गद्य की 14 विधाओं के बारे में बताया कि हम अलग अलग विधा में अलग अलग प्रकार से गद्य का लेखन किस प्रकार से कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।